हेलो गाइस, क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का ये 4th वीडियो है और आज के वीडियो का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। इससे पहले 3 वीडियोस में हमने इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में कवर किया है। अगर आपने इनमें से कोई वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और वीडियो की एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। बात करें अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट की, तो ये काफ़ी सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इन छोटे छोटे टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया तो केमिस्ट्री आपको काफ़ी इजी लगने लगेगी। केमिस्ट्री को और इजी करने के लिए मैंने एनसीईआरटी केमिस्ट्री के हर एक पैराग्राफ को इस तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके लिए लिखा है। अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बात करें अगर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, तो मैटर की प्रॉपर्टीज 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट टाइप की प्रॉपर्टी जिन्हें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं और सेकंड टाइप की प्रॉपर्टी जिन्हें हम केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको मेजर करने के लिए उस मैटर के केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कलर हुआ, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं क्योंकि इनमें केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कलर है। कलर को अगर मुझे पता करना है किसी भी सब्सटेंस या मैटर के, तो मैं विजुअली एग्जामाइन करूंगा और मैं कलर पता कर सकता हूं। इसमें कोई भी केमिकल चेंज करने की या केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट को भी आप समझ सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में आपको लग रहा होगा कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, चेंज तो करना पड़ता है लेकिन वो केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं होता, सिर्फ फिजिकल अरेंजमेंट में चेंज होता है। एक एग्जाम्पल से समझिए, अगर मुझे आइस का मेल्टिंग पॉइंट पता करना है, आइस जो कि H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, H2O मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में होते हैं, यानी कि H2O के मॉलिक्यूल्स अगर कॉम्पैक्टली अरेंज हैं, पास पास अरेंज हैं, तो वो सॉलिड स्टेट बन जाती है, यानी कि आइस बन जाती है। इसमें आइस में H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसकी वजह से पास पास हो जाते हैं। अगर मुझे इसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको हीट करना पड़ेगा। जब मैं हीट करूंगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने की वजह से इनके पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़ा दूर दूर अरेंज हो जाएंगे। तो जिस टेम्परेचर पे ये अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक हो जाता है उस टेम्परेचर को ही हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अभी भी यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो H2O के मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पे पहले भी H2O के ही मॉलिक्यूल थे, अभी भी H2O के ही मॉलिक्यूल हैं, यानी कि केमिकल कॉम्पोजिशन में यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। सेम आप बॉइलिंग पॉइंट के लिए बात कर सकते हैं और डेंसिटी के लिए भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर की ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको मेजर करने के लिए केमिकल चेंज या केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज करना पड़ता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं केमिस्ट्री में वो सभी की सभी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के ही एग्जाम्पल हैं। यानी कि पूरी केमिस्ट्री में हम जितनी भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, जैसे कंबस्टिबिलिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी या कोई भी अदर केमिकल रिएक्शन, वो सभी की सभी रिएक्शंस जो हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तो हम पूरी केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी हम एम्फेसिस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। और फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट किस तरह से करते हैं हम बात करते हैं उसके बारे में। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी को समझने के लिए इस फिजिकल प्रॉपर्टीज को और डिटेल में समझते हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो नेचर के बेसिस पे 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेकंड टाइप की होती हैं क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज। आपने टेस्ट के नेम जरूर सुने होंगे, क्वालिटेटिव टेस्ट एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट। एक एग्जांपल से समझिए पहले इस चीज़ को। जैसे मेरे पास एक टैप वाटर का सैंपल है, अगर टैप वाटर में कौन कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट हैं उनकी अगर मैं बात करता हूं तो उनको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट। क्वालिटेटिव टेस्ट का मतलब है कि सिर्फ हमें ये चीज़ पता चल जाएगा कि इस टैप वाटर में कौन कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट हैं, उनकी क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं होगा। ऐसे टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट। इसी तरह से अगर मुझे इसमें कितने अमाउंट में है, जैसे इसमें टैप वाटर में मिनरल्स होंगी, डिजॉल्व गैसेज होंगी, तो मिनरल्स की अगर मैं बात करूं तो मिनरल्स कौन कौन से मिनरल्स हैं और उन मिनरल्स की क्वांटिटी कितनी है। जैसे इसमें सोडियम कितने अमाउंट में है या कैल्शियम इसमें कितने अमाउंट में है, ये मिनरल्स पर्टिकुलर मिनरल कितने कितने अमाउंट में है उसकी जो जानकारी होती है वो हमें किससे मिलती है, क्वांटिटेटिव टेस्ट के थ्रू होती है। यानी कि क्वांटिटेटिव टेस्ट का मतलब है कि अमाउंट हमें पता चलता है पर्टिकुलर सब्सटेंस का। इसी तरह से आप फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझ लीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिनकी सिर्फ हमें एब्सेंस और प्रेजेंस से पूरा कंप्लीट उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उनको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कलर ऑफ ए सब्सटेंस जो है उसका प्रेजेंस या एब्सेंस, कि हम किसी सब्सटेंस को देखा और हम बताएंगे कि उसका कलर होगा, कलरफुल है
है या कलरलेस है, अगर कलरफुल है तो कौन से कलर का है। इतनी सी जानकारी से हमें उस फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि कलर की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई। इसी तरह से स्मेल के बारे में भी बोल सकते हैं, हमें उनकी क्वांटिटी के बारे में नहीं बताना है कि कितनी क्वांटिटी में उसका कलर प्रेजेंट है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिनकी सिर्फ प्रेजेंस और एब्सेंस से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है और हमारी कंप्लीट हो जाती है इंफॉर्मेशन, उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इनका तो बात हो गया, इनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइप की जो प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, दे आर क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनकी क्वांटिटीज हमें पता करनी होती हैं पूरी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उनको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? एन इंटू यू। एन इंटू यू का मतलब है नंबर लिखेंगे, नंबर फॉलोड बाय यूनिट। नंबर फॉलोड बाय यूनिट का मतलब क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी का या फिजिकल प्रॉपर्टी का एग्जांपल से समझिए। जैसे लेंथ एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसकी यूनिट होती है मीटर, है ना। अगर मुझे लेंथ के बारे में किसी को बताना है, एक रूम की लेंथ मुझे बतानी है कि रूम की पर्टिकुलर एक जो वॉल है उसकी लेंथ कितनी है, तो मैं लिखूंगा जैसे सपोज 6 मीटर लिखा मैंने, है ना, कि वॉल की लेंथ जो है वो 6 मीटर है। अब ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, मेरे दिमाग में आ जाएगा 6 मीटर का मतलब क्या है। लेकिन ये 6 मीटर लिखा तो ये मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया? पहले मैंने एक नंबर लिखा और उसके बाद लेंथ की यूनिट लिखी मीटर। लेंथ तो ये जो मैं अभी बता रहा हूँ कि एन इंटू यू के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसके प्रेजेंस या एब्सेंस से नहीं पता चलेगा, इसमें पहले हमें एक नंबर लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमें इसमें एक यूनिट भी यूज करनी पड़ेगी। यहीं अगर मैं 6 किलोमीटर लिख दूं तो इसका मतलब कुछ अलग होगा, लेकिन 6 मीटर लिखा है इसका मतलब कुछ अलग है ना। इस डिस्टेंस का मतलब, इस लेंथ का मतलब कुछ अलग है और इस लेंथ का मतलब अलग है। यानी कि यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो नंबर है, नंबर के साथ साथ में एक पीछे वाला जो है वो है यूनिट, है ना। इसी तरह से हर एक क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मास है तो मास के लिए किलोग्राम, ग्राम, इस तरह की यूनिट्स होंगी। वॉल्यूम है तो लीटर है या फिर मीटर क्यूब हो जाएगा या सेंटीमीटर क्यूब या ml, ये सभी यूनिट्स हैं, ठीक है। इसके आगे हम कुछ नंबर लगाते हैं जिसकी वजह से क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम कन्वे कर पाते हैं। यही सारी चीजें इस पैराग्राफ में लिखी हुई हैं जो मैंने आपको अभी समझाई हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ के बारे में बात करें कि उसमें यूनिट का क्या इंपॉर्टेंस है, और यूनिट काफी इंपॉर्टेंट हो गई। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया ना, 6 मीटर और 6 किलोमीटर, यहाँ पे चेंज क्या हुआ है? यूनिट ही तो चेंज हुई है। इस यूनिट का मतलब क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, अलग अलग टाइम पे डिफरेंट टाइप के सिस्टम ऑफ मेजरमेंट दिए गए, यानी कि दो टाइप के सिस्टम, अगर जितने भी अभी तक सिस्टम दिए गए उनको दो टाइप में हम दो क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। अर्लियर सिस्टम या फिर जिनको हम बोल सकते हैं ओल्ड सिस्टम, और दूसरे टाइप के सिस्टम है न्यू सिस्टम। ओल्ड सिस्टम जो पहले यूज होते थे, अलग अलग जगह पे रीजनल लेवल पे अलग अलग टाइप के यूनिट सिस्टम यूज किए जाते थे। इनमें से मोस्ट कॉमन है, एक इंग्लिश सिस्टम था, एक मैट्रिक सिस्टम था। मैट्रिक सिस्टम जो है वो इंग्लिश सिस्टम से ज़्यादा पॉपुलर था। ये फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ, लेकिन पॉपुलर होने के पीछे इसका रीजन था डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम काफ़ी कन्वीनियंट होता है, इसीलिए ये ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ। लेकिन डेसिमल सिस्टम या मैट्रिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो ओवर द ग्लोब यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे ये फिर भी पॉपुलर नहीं हुआ। तो साइंटिस्ट को अगर यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है हर जगह के लिए, तो उनको ऐसा फील होने लगा कि जो यूनिट सिस्टम है वो एक यूनिफॉर्म यूनिट सिस्टम होना चाहिए। इसीलिए नया यूनिट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, और उस सिस्टम का नेम है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम एसआई सिस्टम भी बोलते हैं। ऐसा सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की डेट में इंटरनेशनल लेवल पे ये ही सिस्टम यूज़ करते हैं, या नेशनल लेवल पे भी ज़्यादातर ये ही सिस्टम यूज़ किया जाता है। इस सिस्टम में टोटल सेवन जो हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ को इंक्लूड किया गया है, और उन 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं, 7 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के 7 बेस यूनिट्स हैं। रिमेनिंग जितनी भी यूनिट्स या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी डेराइव्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और उनसे एसोसिएटेड जो यूनिट्स होंगी वो डेराइव्ड यूनिट्स कहलाती हैं, ठीक है। अब ये इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी हैं और उनकी डेफिनेशन क्या क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर हम एसआई सिस्टम की बात करें तो एसआई सिस्टम में 7 बेस यूनिट्स हैं, और जो कि यहाँ पे ये दे रखे हैं 7 बेस यूनिट में कौन कौन से, सबसे पहली लेंथ की यूनिट है, सेकंड जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है मास की, थर्ड टाइम है, फोर्थ नंबर पे इलेक्ट्रिक करंट,
5th नंबर पे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, 6 नंबर पे है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट जो है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज की 7 बेस यूनिट हैं, जो किसने डिसाइड किए हैं? इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि एसआई सिस्टम ने डिसाइड किए हैं। इनके सिंबल वगैरह आप देख सकते हो। लेंथ के लिए जो एसआई सिस्टम में सिंबल यूज किया जाता है वो स्मॉल एल, मास के लिए स्मॉल एम, टाइम के लिए स्मॉल टी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल आई, और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर में कैपिटल टी। देखो टेम्परेचर के लिए एक स्मॉल टी भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो स्मॉल टी जो होता है वो ऐसा ही सिस्टम में नहीं होता है। स्मॉल टी जहाँ पे भी यूज़ हो रहा हो इसका मतलब है डिग्री सेल्सियस में है वो टेम्परेचर, लेकिन जब कैपिटल टी यूज़ हो रहा हो तो वो केल्विन में है, क्योंकि केल्विन जो होता है वो ऐसा ही सिस्टम में बेस यूनिट है, ऐसा यूनिट है केल्विन, जबकि डिग्री सेल्सियस जो है वो एसआई सिस्टम की यूनिट नहीं है। एसआई सिस्टम की थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की यूनिट क्या है? केल्विन। ठीक है, इसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट है वो है मोल, और मोल को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एन से। ठीक, इसी तरह से ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है IV, और इसको करते हैं कैंडेला, इसकी यूनिट है कैंडेला। तो ये यूनिट्स आपको समझ में आ गए जो मेनली इस केमिस्ट्री में हमारे यूज होते हैं। वो स्टार्टिंग की 3 यूनिट और ये थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ये 4 यूनिट ज़्यादा यूज होती हैं। इनके बारे में डिटेल में हम आगे और भी बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करें कि लेंथ है, मास है, इनकी यूनिट तो हो गई, टाइम है, इनकी यूनिट तो ठीक है, लेकिन इनकी डेफिनेशन क्या है? तो ऐसा ही सिस्टम में इन सभी यूनिट्स की डेफिनेशंस भी दी गई हैं। कैसे डेफिनेशन दी गई है इसको समझिए। देखो ऐसा ही सिस्टम में अगर लेंथ की यूनिट की बात करें तो लेंथ की यूनिट की डेफिनेशन क्या दी गई है? द मीटर इज द लेंथ ऑफ the path traveled by light in vacuum during the time interval of 1/299792575। इसका मतलब क्या है समझना, कि हमने क्या किया, एक वैक्यूम लिया और वैक्यूम में लाइट ट्रेवल करवाई। लाइट ट्रेवल कितने टाइम के लिए करवाई? इतने टाइम के लिए, 1/299792558, इतने सेकंड में, सेकंड के लिए लाइट ट्रेवल करवाई। जैसे इतने सेकंड में लाइट ट्रेवल की तो उस डिस्टेंस को, यहां से यहां तक इतने सेकंड में जो लाइट ट्रेवल की, उस डिस्टेंस को क्या बोल दिया गया? 1 मीटर बोल दिया गया। क्लियर है, समझ में आया? तो डेफिनेशन तो ये इस तरह से दे दी गई। अब लाइट ट्रेवल वैक्यूम में कभी भी करवाएंगे तो वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इससे ये जो 1 मीटर की जो डिस्टेंस है वो हमेशा के लिए फिक्स हो गई। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसका फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? फिजिकली हम इसको कैसे यूज करें कि ये कितनी डिस्टेंस है? तो इसके लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड्स दिए गए, आगे मैं बताता हूं रेफरेंस स्टैंडर्ड। इसी तरह से यूनिट ऑफ मास जो है वो किलोग्राम है, और किलोग्राम के लिए भी डेफिनेशन दी गई। किलोग्राम इज क्या है? किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम। अब प्रोटोटाइप क्या है? वही रेफरेंस स्टैंडर्ड है। रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। देखो रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या है, यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, इसको पढ़ लेते हैं। आफ्टर डिफाइनिंग अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट सच एज किलोग्राम और द मीटर, साइंटिस्ट एग्रीड ऑन रेफरेंस स्टैंडर्ड। डेफिनेशन दे दी, उसके बाद में इन रेफरेंस स्टैंडर्ड, मतलब हम कैसे पता करें कि 1 मीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल की थी वैक्यूम में एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में लाइट ने, वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी। इसका कोई फिजिकल भी तो हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में मीटर को मेजर करना है या किलोग्राम को मेजर करना है। कैसे मेजर करें? तो वो हम मेजर किसके थ्रू करते हैं? रेफरेंस स्टैंडर्ड के थ्रू करते हैं। देखो रेफरेंस स्टैंडर्ड अगर मैं बात करूं मीटर की, तो मीटर क्या है? द मीटर वॉज ओरिजिनली डिफाइंड एज द लेंथ बिटवीन 2 मार्क्स ऑन प्लेटिनम इरेडियम बार केप्ट इन टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। देखो पेरिस में कौन सी एक यूनिट, ये जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, फ्रांस में ये ऑफिस है। इस ऑफिस में प्लेटिनम इरेडियम की एक रॉड रखी हुई है, प्लेटिनम इरेडियम की एक रॉड है। उस रॉड के बीच के 2 मार्क लगा दिए कि भाई ये जो रॉड है ना, ये पूरी रॉड, इस रॉड के 2 मार्क लगा दिए, और इन मार्क के बराबर की डिस्टेंस को क्या बोल दिया गया? 1 मीटर बोल दिया गया। अच्छा, ये डिस्टेंस 1 मीटर कितनी है? जो वही डिस्टेंस है जो हमने अभी बात की थी ना, वैक्यूम में ट्रेवल करवाई लाइट, और उस कितने 1/299 और समथिंग जो था वो उतने सेकंड में ट्रेवल हुई थी, उतनी ही ये डिस्टेंस है ये वाली। ये फिजिकली अब हमारे पास अवेलेबल हो गई। इसको हम क्या बना दिया? इसको हमने रेफरेंस स्टैंडर्ड बना दिया। अब हमें 1 मीटर की स्टिक बनानी है, तो हम क्या करेंगे? इसको कॉपी कर लेंगे, इस लेंथ को, इस लेंथ के बराबर की डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे? 1 मीटर। अब यहां पे जो ये वाली जो है ना इंटरनेशनल बॉडी जो है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जो फ्रांस में ऑफिस है, इसने क्या किया? इस तरह की प्लेटिनम इरेडियम की, इसको तो कहां रख लिया? अपनी ऑफिस में रख लिया।
एज ए रेफरेंस, और इसकी बहुत सारी कॉपीज बना के हर एक कंट्री को सेंड कर दी। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में नेशनल लेबोरेटरी है दिल्ली में, अब वहां पे इसकी एक कॉपी रखी हुई है। अब ये कॉपी जो है वो 1 मीटर के इक्वल ही है। अब जो नेशनल लेबोरेटरी दिल्ली में है वो क्या करती है, पूरी इंडिया में जो भी कंपनीज 1 मीटर की स्टिक बनाना चाहती हैं उनको एज ए रेफरेंस इनकी कॉपी बना के दे देती है, और वो जितनी भी कंपनीज हैं वो इसके बराबर की डिस्टेंस को ही कॉपी करके अलग अलग जिसको भी चाहिए वो इसको इसके जो कॉपीज हैं उसकी बना के दे देते हैं। इस तरह से एक यूनिफॉर्म जो है यूनिट पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो गई, यूज होने लगी। तो 1 मीटर इस तरह से 1 मीटर की डिस्टेंस जो है वो जहां पे भी आप ग्लोबल लेवल पे कहीं पे भी कहेंगे 1 मीटर लें, चाहे वो इंडिया में लें, चाहे आप दुबई में जाके लें या सिंगापुर में जाके लें या फिर यूएसए में जाके लें, कहीं पे भी जाके लेंगे तो 1 मीटर का मतलब इतनी ही डिस्टेंस आपको मिलेगी। क्लियर है, इतनी ही लेंथ आपको मिलेगी। इसी तरह से अगर मैं मास के लिए बात करूं तो मास के लिए भी क्या किया गया, मास के लिए भी क्या किया, मास ऑफ प्लेटिनम इरेडियम सिलेंडर, एक सिलेंडर रखा हुआ है, उस मास के बराबर सिलेंडर जो है उसको रेफरेंस स्टैंडर्ड बोल दिया, और उसको क्या बोल दिया गया कि ये 1 kg है। और सेम इसी तरह से ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसकी कॉपीज बना के, ठीक है। और जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है वो कहाँ रख लिया गया अपने, वहां पे यहाँ पे ही इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर की ऑफिस में। जब भी कोई कैलिब्रेशन या फिर रेफरेंस लिया जाता है, किसी को डाउट होता है कि कितना 1 किलोग्राम कितना है, तो वो कहाँ जाता है, यहाँ पे चला जाता है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर के ऑफिस में, और उसको उसके इक्वल करवा लाता है कि भाई देख लो कि ये 1 किलोग्राम अभी भी इतना ही है या कम या ज़्यादा तो नहीं हो गया। इसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे जो यूनिट्स हैं वो यूनिफॉर्म हो गई। मतलब जब भी आप 1 किलोग्राम की बात करें, चाहे वो इंडिया में बात करें चाहे यूएसए में बात करें, वहां पे 1 किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम ही होगा। जितना यहाँ पे 1 किलोग्राम है उतना ही मास कहाँ मिलेगा आपको, दूसरी किसी कंट्री में मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। ये हुआ हमारा किसके बारे में बात हो, जो यूनिट्स हैं। इसी तरह से रिमेनिंग जो यूनिट्स हैं, ये वाली जितनी भी यूनिट्स हैं, उन सभी की भी डेफिनेशन इस तरह से दे दी गई है, और उन सब के लिए भी क्या है, रेफरेंस स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं, जिससे जितनी भी बेस यूनिट्स हैं उनको हम इजीली यूनिफॉर्मली मेंटेन कर पाएं। क्लियर, ओके। लेकिन ये जैसे यूनिट्स जो हैं वो बड़ी हैं, जैसे 1 मीटर जो है वो तो काफ़ी बड़ी यूनिट है। अब इसको हम छोटी यूनिट चाहते हैं, क्योंकि लेंथ जो है वो हमेशा मीटर में ही नहीं होगी, मीटर में तो एक सफिशिएंट लेंथ होती है। कई जगह पे जैसे हम 2 सिटीज़ के बीच में, अगर हम 2 सिटीज़ के बीच में ए और बी कोई सिटी है, इनके बीच की लेंथ अगर देखना चाहते हैं तो वो मीटर में हमें देना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट रहेगा, तो उसके लिए हमें लार्ज यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी। उसके लिए मीटर के आगे कुछ प्रीफिक्सेस लगा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 2 सिटीज के बीच की डिस्टेंस जो है वो हम किलोमीटर में लगा देते हैं, तो किलो जो है उसका मतलब क्या होता है, इसके लिए कुछ प्रीफिक्सेस दे दी गए। जैसे किलो का मतलब होता है 1000 मतलब आप 10⁻³ भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे किलो जहां पे भी लिखा हुआ मिल रहा है इसका मतलब है 10⁻³। जहां पे भी मेगा लिखा हुआ मिल रहा है इसका मतलब है 10⁻⁻6। जहां पे भी आपको डेका लिख रहा है 10⁻1 यानी कि 10। अगर डेसी कहीं पे भी लिखा हुआ दिख रहा है इसका मतलब 10⁻⁻1। सेंटी कहीं लिखा हुआ मिल रहा है इसका मतलब 10⁻⁻2। जैसे अगर मैं कहूं कि 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है, 1 मीटर और सेंटीमीटर, है ना। अब सेंटी का मतलब क्या है वो आप समझ लीजिए। सेंटी का मतलब है 10⁻⁻2। 10⁻⁻2 अगर लिख देंगे तो इसका मतलब है कि जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मैनी मीटर्स, तो सेंटी की जगह मैंने 10⁻⁻2 लिखा और मीटर लिख दिया, ठीक है। तो सेंटी का मतलब जो है यहाँ पे जैसे सेंटी लिख रहा है इसका मतलब 10⁻⁻2। इस तरह की प्रीफिक्सेस लगा के, मिली जहां पे भी लिख रहा है इसका मतलब 10⁻⁻3। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई ग्राम और मिलीग्राम, किलोग्राम और ग्राम में अगर बात करें तो 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना होगा, किलो का मतलब क्या है 1000, तो 1000 ग्राम लिख सकते हैं। अच्छा, ग्राम की बात करूं 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, तो 1 ग्राम और मिलीग्राम में बात करूं तो देखो 10⁻⁻3, मिली का मतलब 10⁻⁻3 और ग्राम मैंने ऐसे लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻⁻3, या यूं कहें 1 मिलीग्राम इक्वल टू कितना हुआ 10⁻⁻3 ग्राम। मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब 10⁻⁻3 और ग्राम को मैंने ऐसा लिख दिया। तो इस तरह के जो प्रीफिक्सेस हैं, ये आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रीफिक्सेस हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। जो मेजर हैं वो मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट कर रखे हैं। जैसे
पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12। ये यूनिट्स जो हैं वो, ये प्रीफिक्सेस जो हैं वो केमिस्ट्री में आगे काम आएंगे, क्योंकि जो न्यूक्लियस या एटम का साइज जो होता है वो पिको या नैनोमीटर में होता है। माइक्रो हुआ, क्योंकि छोटी यूनिट जो हैं वो केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज होंगे, क्योंकि हम एटम्स और मॉलिक्यूल के साथ में डील करते हैं। उनके मासेस भी बहुत कम होते हैं, उनकी साइज या रेडियस भी बहुत छोटी होती है। तो जो जो मेजर हैं ये भी यूज हो जाते हैं, लेकिन मेनली आपके केमिस्ट्री में ये यूज होते हैं जो मैंने आपको हाईलाइट करके दे रखे हैं। क्लियर है, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं आगे। अब बहुत सारे बेस यूनिट्स पढ़ ली, अब इनमें कुछ जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, जो इस बुक में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगी टर्म्स, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मास और वेट, किसी भी मैटर के मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, या इनको हम सिनोनिमिकली यूज़ कर सकते हैं, इसको समझिए। देखो, मास और वेट वैसे तो दो अलग अलग टर्म हैं। अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो मास और वेट दोनों ही अलग अलग हैं, लेकिन केमिस्ट्री में हम इनको एक दूसरे की जगह यूज़ कर लेते हैं। उसका रीज़न क्या है अभी मैं समझाता हूँ। देखो, मास का मतलब है किसी भी सब्सटेंस में अमाउंट ऑफ मैटर, कोई भी सब्सटेंस है उसमें कितने अमाउंट में मैटर है, उसकी क्वांटिटी कितनी है उस सब्सटेंस में, उसको हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। लेकिन वेट जो होता है, वेट है फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल से समझिए, कोई एक बॉल है, ये एक बॉल है, इस बॉल में जितने भी रबर के या प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं उन सभी पार्टिकल्स का सम कर दिया जाए तो वो इसका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। इसको मैंने m से लिख दिया। लेकिन इस बॉल, ये बॉल जो है वो अर्थ की तरफ जितने फोर्स एक्सर्ट कर रही है, अर्थ की तरफ खिंच रही है जिस फोर्स से, उसको हम क्या बोलते हैं, वेट। और वेट जो होता है वो इस मास और ग्रेविटी का मल्टीप्लाई होता है। ये क्लियर समझ में आ गया? ठीक है। अब आप एक चीज समझिए, अगर मैटर प्रेजेंट है तो मास तो उसमें हमेशा होगा, लेकिन अगर वेट की बात करें तो वेट हमेशा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। वेट कब नहीं हो सकता, अगर मैं वेट की बात करूं, कोई भी मास है उसका मल्टीप्लाई बाय 0 कर दूं तो 0 मास आएगा। ठीक है, जीरो मास का, जीरो वेट का मतलब क्या है कि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है। और ग्रेविटी जो है वो अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर अलग अलग हो सकती है, कई प्लैनेट्स पे जीरो ग्रेविटी भी हो सकती है। तो जहां पे जीरो ग्रेविटी है उस ग्रेविटी पे मैटर के ऊपर जो मैटर का वेट होगा वो तो जीरो हो जाएगा, लेकिन मास जो होगा वो उसकी क्वांटिटीज हमेशा प्रेजेंट होंगी। अगर किसी मैटर का मास जीरो हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि उसके पास कोई मैटर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मास जीरो है, इसका मतलब उसमें क्वांटिटी है ही नहीं, और क्वांटिटी नहीं है तो आप मैटर की डेफिनेशन से जानते हैं। मैटर की डेफिनेशन क्या है, मैटर विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जिसमें मास जीरो हो गया तो वो मैटर ही नहीं होगा। तो इसका फिजिकल इंपॉर्टेंस जो है, मास जीरो का कोई नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी मैटर का मास जीरो हो गया तो वो मैटर ही प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन हाँ, किसी सब्सटेंस का वेट जीरो हो गया तो वो सब्सटेंस या मैटर प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि यहाँ पे दो क्वांटिटीज हैं, m इंटू जी। जी की जीरो वैल्यू हो सकती है, m की भी जीरो वैल्यू हो सकती है। m की जीरो वैल्यू का मतलब है कि वहां कोई मैटर प्रेजेंट नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। द मास ऑफ सब्सटेंस इज कांस्टेंट वेयर एज इट्स वेट मे वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये समझ में आ गया? वेट क्यों वेरी करेगा, क्योंकि जी की वैल्यू अगर वेरी करेगी तो वेट जो है वो वेरी करेगा। यू शुड बी केयरफुल इन यूजिंग दीज टर्म। तो आपको आगे कई जगह पे एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट दोनों सेम कई जगह एटॉमिक मास को एटॉमिक वेट भी लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं, इसका रीजन क्या है? देखो, एटम जो होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल होता है। इनका जो मास होता है वो काफी ज्यादा कम होता है। मास जो है वो 10⁻24 ग्राम, इस रेंज का मास होगा। अब इतने कम मास में जी की वैल्यू जो होती है, लगभग अर्थ के ऊपर हम 10 मान लें, 9.8 के आसपास है जी की वैल्यू, इतनी मान लें, तो भी इसके जो वेट, इसके मास और वेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना होने की वजह से कई जगह पे इतने स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर इस ग्रेविटी का इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं होने की वजह से हम केमिस्ट्री में एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट दोनों को एक दूसरे की जगह सिनोनिमिकली यूज कर लेते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि वेट और मास दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन कर लेते हैं, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना।
द मास ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग एनालिटिकल वैलेंस। इस तरह का एनालिटिकल वैलेंस जो होता है, आपने कई ज्वेलर्स के पास में बहुत पहले यूज किया जाते थे, लकड़ी की बनी हुई इस तरह की एनालिटिकल वैलेंस होती है। लेबोरेटरीज में भी पहले इस तरह की ही एनालिटिकल वैलेंस यूज की जाती थी। आजकल लेबोरेटरी में इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस यूज करने लगे हैं। मैक्सिमम आप लेबोरेटरी में जहाँ पे भी देखेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो वैलेंस आती हैं, जो आप आजकल ग्रोसरी स्टोर्स में या किसी भी जगह पे देखते हैं, उसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक जो वैलेंस हैं वो भी लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं। पहले इस तरह की जो एनालिटिकल वैलेंस थी वो यूज़ की जाती थी। ठीक है। द SI यूनिट ऑफ मास एज गिवन इन टेबल 1.1 इज किलोग्राम। तो मास की जो SI यूनिट होती है वो तो किलोग्राम होती है। किलोग्राम एक बड़ी यूनिट है, लेकिन इसके फ्रैक्शन जो हैं जैसे ग्राम है ना, 1 ग्राम और 1 किलोग्राम में जो रिलेशन है वो मैंने आपको बताया। किलो का मतलब होता है 10⁻10 या 1000, तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। और ग्राम जो है वो ज़्यादातर केमिस्ट्री में यूज़ की जाती है, क्योंकि हम छोटे पार्टिकल एटम्स और मॉलिक्यूल के साथ में डील करते हैं, इसीलिए ग्राम यूनिट का यूज़ करेंगे। यानी कि जो SI यूनिट जो है उसकी फ्रैक्शन यूनिट है ग्राम। ठीक है, लेबोरेटरी में ये यूज़ की जाती है। ओके, द स्मॉलर अमाउंट ऑफ केमिकल इज यूज्ड इन केमिकल रिएक्शंस, इसीलिए ग्राम किलोग्राम की जगह ग्राम जो यूनिट है वो ज़्यादा यूज होती है। हालांकि ग्राम जो है वो SI यूनिट नहीं है, किलोग्राम ही SI यूनिट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम एक फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए इसकी यूनिट बेस यूनिट ना होकर डेराइव्ड यूनिट होगी। तो इसकी यूनिट किस तरह से डेराइव करते हैं, इसके फॉर्मूला से। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ का क्यू। लेंथ की SI यूनिट होती है मीटर, इसीलिए वॉल्यूम की SI यूनिट हो जाएगी मीटर क्यू। अब मीटर क्यू का मतलब क्या है वो हम इसकी डेफिनेशन से समझें। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सब्सटेंस। मतलब क्या हुआ, अगर मैं 1 मीटर का एक क्यूब लेता हूं, अब इस क्यूब के अंदर का जो वॉल्यूम होगा उसको ही हम क्या बोलेंगे, 1 मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इसके अंदर का अगर 1 मीटर का क्यूब है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर क्यूब। अगर मैं इस क्यूब की जो आर्म है वो 1 मीटर ना लेके मैं कितना ले लूं, 1 डेसीमीटर ले लूं, तो इसके अंदर का वॉल्यूम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। अच्छा, इस क्यूब की जो आर्म है वो 1 डेसीमीटर ना लेके मैं 1 सेंटीमीटर ले लूं, तो उस क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक क्यूब लिया जिसकी आर्म जितनी भी है, 1 मीटर हो, 1 डेसीमीटर हो या 1 सेंटीमीटर हो, उतना ही उसके अंदर वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा। मीटर जो है वो बड़ी यूनिट है तो इसके अंदर ज़्यादा वॉल्यूम होगा। डेसीमीटर कंपैरेटिवली छोटी यूनिट है तो इसके अंदर कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा, और सेंटीमीटर और भी छोटी यूनिट है इसलिए इसका अंदर और कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा। ठीक है, चलो एक बार रीड कर लेते हैं। इट हैज द यूनिट ऑफ लेंथ क्यू, सो इन SI सिस्टम वॉल्यूम हैज यूनिट ऑफ मीटर क्यू, बट अगेन इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी स्मॉल वॉल्यूम्स आर यूज्ड। तो मीटर क्यू जो है वो SI यूनिट तो है, लेकिन केमिस्ट्री में इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में छोटी यूनिट्स यूज करेंगे। छोटी यूनिट्स जैसे सेंटीमीटर क्यू या डेसीमीटर क्यू। सेंटीमीटर क्यू या डेसीमीटर क्यू का मतलब मैंने समझा दिया। डेसीमीटर क्यू का मतलब क्या है, जिसकी ईच आर्म जो है वो 1 डेसीमीटर की हो। और सेंटीमीटर का मतलब क्या है, इसके भी एक छोटे पार्ट में, मतलब 1 सेंटीमीटर की आर्म वाले जो क्यूब है उसमें जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है उसको 1 सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं। अच्छा, इन सभी सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब या फिर ये मीटर क्यूब, इन सभी के अलावा एक जो मोस्ट कॉमन यूनिट है वॉल्यूम की वो है लीटर, जो SI यूनिट तो नहीं है लेकिन पॉपुलर बहुत ज़्यादा है। तो लीटर में अगर आपको वॉल्यूम दे दिया जाए तो 1 लीटर का मतलब क्या होता है। अच्छा, लीटर की छोटी यूनिट क्या होगी, मिलीलीटर। मिली का मतलब आप जानते हैं, मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर हो जाएंगे, 1000 मिलीलीटर हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, 1 ml इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻6 मीटर क्यूब, और 1 लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻³ मीटर क्यूब। ये रिलेशन आपको याद रखने होंगे। अच्छा, ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ये तो आपको रिलेशन याद रखने ही हैं। साथ में एक चीज़ और याद रख लो, देखो जहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब लिख रहा है ना, इसका ही मतलब है कि वो ml है, और जहाँ पे भी डेसीमीटर क्यूब लिख रहा है ना, उसका ही मतलब है कि वो लीटर है। तो लीटर और मिलीलीटर में कई जगह पे आपको वॉल्यूम दिखाई देंगे, तो आप इस चीज़ को याद रखें कि जो सेंटीमीटर क्यूब है वो ही ml है, और जो डेसीमीटर क्यूब है वो ही लीटर है।
क्लियर है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट हम बात करें कि इन वॉल्यूम को लेबोरेटरी में किन के थ्रू हम मेजर करते हैं। तो इन लेबोरेटरी वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशंस कैन बी मेजर्ड बाय ग्रेजुएटेड सिलेंडर। इस तरह का जो ग्रेजुएटेड या ग्रेजुएटेड का मतलब जिसमें मार्किंग होती है 10 ml 20 ml 30 ml 40 ml 50 ml, इस तरह की मार्किंग वाला जो सिलेंडर होता है इसको हम बोलते हैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर। तो यहां से हम क्या करते हैं, जो भी लिक्विड होता है, जैसे मुझे 10 ml मेजर करना है तो 10 तक ये इसकी रीडिंग को हम यहाँ पे फिल कर देंगे, तो इतना जो वॉल्यूम आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 ml हो जाएगा। इसके अलावा इस तरह के जो ट्यूब्स होती हैं, लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं ब्यूरेट, और इस तरह के छोटी ट्यूब्स होती हैं उनको हम बोलते हैं पिपेट। और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इस तरह के होते हैं जिनमें 1 लीटर 250 ml 5 लीटर अलग अलग कैपेसिटीज के होते हैं, और इनमें यहाँ तक अगर हम लिक्विड फिल कर देते हैं या सॉल्यूशन फिल कर देते हैं तो उनमें, जैसे ये 1 लीटर का है तो यहाँ तक इसका सॉल्यूशन को यहाँ तक फिल कर दिया तो ये 1 लीटर सॉल्यूशन इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या ग्लासवेयर्स हैं वो लेबोरेटरीज में यूज करते हैं। अच्छा, एक लाइन ये जरूर याद रखना कि ए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज यूज टू प्रिपेयर नोन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना कि अगर आपको नोन या फिर एक्यूरेट वॉल्यूम निकालना है तो लेबोरेटरीज में हम क्या यूज करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का यूज करते हैं। क्लियर है, ये वॉल्यूम के बारे में हुई। अब हम बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी इज द सब्सटेंस टेल्स अबाउट हाउ क्लोजली इट अपीयर इट्स पार्टिकल्स आर पैक्ड। देखो, सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए सॉलिड की डेंसिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मैक्सिमम। उसके बाद लिक्विड्स की डेंसिटी होती है, क्योंकि लिक्विड्स के पार्टिकल थोड़े से डिस्टेंस में होते हैं, इनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है। वहीं गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में होते हैं, इसीलिए गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है। ठीक है, अच्छा, डेंसिटी जो होती है वो क्लोजनेस को बताती है। क्लोजनेस का मतलब क्या है, जितने ज़्यादा क्लोज होंगे पार्टिकल्स उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। डेंसिटी जो होती है वो भी एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है, इसीलिए इसकी भी बेस यूनिट नहीं होगी, इसकी भी कैसी होगी, डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट है तो इसका फॉर्मूला से ही हम डेराइव कर सकते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम, और वॉल्यूम की अभी हमने बात की है क्या होती है, मीटर क्यूब। इसीलिए डेंसिटी की जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। केजी बाई मीटर क्यूब लिख दें, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, द यूनिट इज क्वाइट लार्ज एंड केमिस्ट ऑफन एक्सप्रेस डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। छोटी यूनिट्स किलोग्राम, जो मास की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट नहीं, स्मॉल यूनिट जो केमिस्ट्री में यूज होंगे वो क्या होंगे, ग्राम। और ऐसा यूनिट नहीं, छोटी यूनिट जो होती है वॉल्यूम की वो क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब। और मैंने आपको बताया था सेंटीमीटर को ही हम क्या बोलते हैं, ml, तो हम ग्राम पर ml। इस तरह की यूनिट्स जो हैं वो केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज होती हैं, जो छोटी यूनिट्स होती हैं, क्योंकि हम छोटे पार्टिकल्स के साथ में और छोटे अमाउंट के साथ में डील करते हैं। इफ डेंसिटी इज मोर इट मीन्स पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, और डेंसिटी कम है तो इसका मतलब पार्टिकल्स दूर दूर पैक्ड हैं। ठीक है, डेंसिटी के बारे में समझ में आ गया। डेंसिटी की यूनिट आप इस तरह से डेराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर तो फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसकी यूनिट जो होती है बेस यूनिट होगी, और आप जानते हैं कि ऐसा यूनिट टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन। ठीक है, केल्विन। देयर आर 3 कॉमन स्केल टू मेजर टेम्परेचर। ऐसा यूनिट तो केल्विन है, लेकिन 3 कौन कौन से स्केल हैं। फर्स्ट है डिग्री सेल्सियस, जिसको हम डिग्री सेल्सियस इस तरह से लिखते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट मेडिकल साइंस में ज़्यादा यूज होता है, अदर जगह यूज नहीं होता, लेकिन केमिस्ट्री में आपको ऐसा यूनिट केल्विन ही यूज करनी है। डिग्री सेल्सियस में दे रखा हो, फ़ारेनहाइट में दे रखा हो, किसी में भी दे रखा हो, आपको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, केल्विन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, केल्विन इज द ऐसा यूनिट। द थर्मोमीटर बेस्ड ऑन दीज स्केल आर शोन इन फिगर 1.8, इस फिगर में दे रखे हैं। देखो, केल्विन जो है उसकी यूनिट जो होती है, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो कितना माना जाता है, ये है 273.15, 273 मान लेते हैं, और ये जो होता है वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। सेल्सियस स्केल में ये यूनिट 0 डिग्री आती है, और फ़ारेनहाइट स्केल में ये जो वैल्यू है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आती है।
इनके बीच में अगर केल्विन की अगर बात करें तो ये 273.15 से 373.15 यानी कि 100 इसके बीच में क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं। मतलब 100 ये स्केल जो है वो 100 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है केल्विन स्केल। सिमिलरली सेल्सियस स्केल जो है वो 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक है, इसका मतलब ये भी जो है वो 100 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अच्छा, इसकी अपर वैल्यू जो है वो किससे ली जाती है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो ही क्या है, जो डिफरेंट स्केल्स हैं उन मेजरमेंट के, उनके बीच की डिस्टेंस है या उनके बीच के पार्ट्स हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखें फ़ारेनहाइट में ये 32 से 212 यहाँ पे 180 स्केल या 180 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो आप अगर अलग अलग इसमें दे रखे हैं, हमें तो ऐसा यूनिट में सारी की सारी कैलकुलेशंस करनी होती हैं, तो चाहे आपको जो टेम्परेचर वो डिग्री सेल्सियस में दें या फ़ारेनहाइट में दें, आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे दो रिलेशन दे रखे हैं। अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में दे रखा है और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, या डिग्री सेल्सियस में दे रखा है डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो ये फॉर्मूला होता है डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। या फिर अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है और केल्विन में लिखना है तो आप किस तरह से करेंगे, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अब ये तो याद कर लीजिए। एक मैं आपको मास्टर फॉर्मूला बता देता हूं जिससे आप इजीली याद रख पाएंगे। देखो कैसे याद रखना है, एक मास्टर फॉर्मूला आप लिख ले और लिखा हुआ नोट्स आपको मिल ही जाएगा टेलीग्राम से चाहे तो। देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि डिग्री सेल्सियस माइनस 0, 0 क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, डिवाइडेड बाई डिग्री सेल्सियस के कितने, डिग्री सेल्सियस के स्केल में कितने पार्ट्स होते हैं, 100, इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं कि केल्विन माइनस 273.15, अब मैं 273 लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई इसका स्केल भी कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 100 में। तो मैंने यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है वाटर का वो लिखा है, और डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस मेल्टिंग पॉइंट कितना था, 32, डिवाइडेड बाई इसका स्केल कितने में डिवाइड हुआ है, 180 में। तो ये एक मास्टर फॉर्मूला है जिससे अभी मैंने जो आपको फॉर्मूला दिखाए थे ना, ये वाले फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला कैसे आया इसको मैं बता देता हूँ। देखो अगर मुझे केल्विन और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। डिग्री सेल्सियस माइनस 0, 0 तो कुछ होता ही नहीं, माइनस करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100। देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। या फिर आप केल्विन की वैल्यू पुट करना चाहें तो केल्विन, और इस 273 को इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में ये रिलेशन आ गया। ये कहाँ से डेराइव किया मैंने, इसी फॉर्मूला से डेराइव किया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन निकालना तो इन दोनों फॉर्मूला को इक्वल कर दो। कैसे करेंगे, डिग्री सेल्सियस माइनस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 0 माइनस करोगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाई 180। अब देखो एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगी, ये 2 से 5 टाइम्स और 2 से ये 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब हमें डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू चाहिए, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस 9 को मैं इधर ले जाऊं, इस 9 को मैं इधर लेके चला जाता हूं तो ये आ जाएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस, और ये माइनस 32 हो रहा है तो इसको क्या कर देंगे, प्लस 32। यही फॉर्मूला आ गया, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला दोनों सेम हो गए। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इस फॉर्मूला को याद कर लो, आप किसी में भी रिलेशन निकाल सकते हो, चाहे तो आप इसमें केल्विन और फ़ारेनहाइट में भी निकाल के देख सकते हो, आप इसको निकाल के देखना। एक एग्जाम्पल मैं करता हूँ जो यहाँ पे दे रखे हैं, देखो यहाँ पे दिए हुए भी हैं, जैसे रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, कितना, 20 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। अगर इसको मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में मैंने अभी रिलेशन बताया था, क्या था, डिग्री केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो 25 डिग्री सेल्सियस की जगह 25 डिग्री लिया क्योंकि ये दिया हुआ है, प्लस 273 कितना आ जाएगा, 298। देख लो यहाँ पे 298 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि हमारा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करके देखो। इसको केल्विन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं हम, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है हमें 37, 273 इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 310 केल्विन।
तो आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में, जैसे डिग्री सेल्सियस इसी वैल्यू को अगर मुझे डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूँगा 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाई प्लस 32। तो 9/5 अगर मैं 25 को करता हूं तो डिग्री सेल्सियस की जगह 25 लिखा प्लस 32। तो यहाँ पे ये वैल्यू 5 से ये कितने टाइम 5 टाइम कैंसिल हो गई, तो ये 9 5 जा 45 प्लस 32, 45 और 32 इसको ऐड करें कितना आ जाएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप इस तरह से डिग्री सेल्सियस दी हुई है तो केल्विन में भी डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप मुझे इस वैल्यू को भी अपने आप से कैलकुलेट करके 37 डिग्री सेल्सियस को मुझे डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके कमेंट में इसका आंसर बताएं। वैसे तो लिखा हुआ है लेकिन अपने आप से अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो आंसर बताएं, नहीं होता है तो कमेंट में मुझे बताएं क्या दिक्कत आ रही है। मैं कोशिश करूंगा कि आपका आंसर दे पाऊं। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।